प्राकृतिक वनस्पति। सबसे पहले अपनी बात करेंगे कि प्राकृतिक वनस्पति किसे कहते हैं, क्या होती है प्राकृतिक वनस्पति, कौन बताएगा? जिसको 2 मिनट नहीं 1 मिनट के अंदर क्लास में बैठना है वो क्लास में बैठ जाना, उसके बाद में 1 घंटे में क्लास में नहीं बैठने दूंगा किसी को। तो बाहर खड़ा है तो बोल दो उसको। देखो प्राकृतिक वनस्पति, सुबह सुबह कोचिंग आते हो आप सभी, कोचिंग आते हो तो रास्ते में आप देखते हो कि कहीं शीशम है, कहीं कीकर खड़ा है, जिसे क्या बोलते हैं, कीकर को बबुल बोलते हैं। और कौन कौन से वृक्ष देखते हो आप रास्ते में? खेजड़ी, नीम, सफेदा, फोग, खींप भी देखते हो क्या? कहीं मिलता है? मिल जाते हैं रास्ते में। केर, ये सारे के सारे क्या है? ये सारे के सारे प्राकृतिक वनस्पति की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि अधिकांश ये जो पौधे हैं ये अपने आप उगते हैं। ऐसे पौधे जो बिना किसी हस्तक्षेप के यानी कि प्रकृति के द्वारा उगते हैं और वहां की जैसी जलवायु होती है उसी जलवायु के अनुसार अपने आप को डाल करके और बड़े होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? प्राकृतिक वनस्पति। या आपने ऐसे देखा है कि रास्ते में कोई आंकड़ा था, आंकड़े के अंदर कोई पानी डाल के आ रहा है, एक पूजा के उद्देश्य के अलावा कोई नहीं है, फिर भी वो खूब बड़ा होता है, उसके फूल भी लगते हैं और बाद में उसके फल भी लगते हैं, है ना? और उन बीजों से फिर नए आंकड़े हैं वो उग जाते हैं। तो ये कौन सी वनस्पति है? प्राकृतिक वनस्पति। इसमें किसी भी प्रकार का मानव के द्वारा कोई भी हस्तक्षेप है वो नहीं किया जाता। तो लिखो ऐसा पादप समूह है जो बिना बाहरी हस्तक्षेप के उगता है तथा समय को क्षेत्र विशेष की जलवायु परिस्थितियों के अनुसार ढाल लेता है, ढाल लेता है, प्राकृतिक वनस्पति कहलाता है। प्राकृतिक वनस्पति कहलाता है। तो समझ में आ गई होगी बात कि प्राकृतिक वनस्पति किसे कहते हैं? कि ऐसा पौधा, ऐसा पौधों का समूह है जो वहां की जलवायु के अकॉर्डिंग ही अपने को ढाल कर बड़ा होता है, उसे क्या बोलते हैं? प्राकृतिक वनस्पति बोलते हैं। आप लोगों ने खेजड़ी देखी होगी, बबुल भी देखी होगी। क्या जैसी बबुल गंगानगर के अंदर अनूपगढ़ के आसपास वाले क्षेत्र में पाई जाती है, क्या वैसी बबुल और वैसी खेजड़ी अपने बीकानेर, नागौर, जैसलमेर वाले क्षेत्र में मिलती है क्या? नहीं मिलती। बबुल तो बिल्कुल ही नहीं मिलती। कारण क्या है फिर उसका? वहां की जलवायु परिस्थिति अलग है, यहाँ की जलवायु परिस्थिति अलग है। वहां जो बबुल होती है वो उसकी ऊंचाई है वो कम होती है,
और हमारे क्षेत्र के अंदर जो बबुल है गंगानगर अनूपगढ़ के आसपास, उस बबुल की जो ऊंचाई है वो अधिक होती है। कारण क्या है? वहां की जलवायु परिस्थितियां अलग है, यहाँ की जलवायु परिस्थितियां अलग है। दोनों ही अपनी अपनी परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को डाल करके बढ़ रही है ना? ये कारण है इसमें। फिर हम एक परिभाषा लिखते हैं। वन राष्ट्रीय संपत्ति है, वन राष्ट्रीय संपत्ति है। आधुनिक सभ्यता को, आधुनिक सभ्यता को इसकी अधिक आवश्यकता है। ये परिभाषा किसके अनुसार है? शटरब्रक के अनुसार। ये परिभाषा आपसे पेपर में पूछी जा सकती है। परिभाषा लिख करके दे देगा और पूछ लेगा कि यह परिभाषा किस व्यक्ति की है या किस विद्वान की है। इस प्रकार से प्रश्न है वो आ सकता है। फिर हम आम भाषा में बात करते हैं नर्सरी की, या उसे बोल देते हैं अपने वन क्षेत्र। आपके गांव के आसपास कहीं होगी नर्सरी, वन क्षेत्र होगा। हो सकता है उसमें पेड़ हो सकता है उसमें पेड़ पौधे न हो, लेकिन उसे कहा वन क्षेत्र ही जाता है। तो हम आगे एक हेडिंग लगाते हैं, वन क्षेत्र। वन क्षेत्र क्या होता है? वन क्षेत्र हमारे एक विभाग होता है, उस विभाग का नाम है राजस्व विभाग। तो राजस्व विभाग क्या करता है? किसी क्षेत्र का निर्धारण कर देता है कि यह वन क्षेत्र है। अब हो सकता है उसमें पेड़ हो सकता है उसमें पेड़ नहीं हो, तो लिखेंगे राजस्व विभाग के द्वारा निर्धारित क्षेत्र, राजस्व विभाग के द्वारा निर्धारित क्षेत्र जहां चाहे वन हो या न हो, वन है तो भी वो वन क्षेत्र है, उसे निर्धारित कर रखा है। वहां वन नहीं है तो भी वो कौन सी श्रेणी में आता है? वन क्षेत्र की ही श्रेणी में आता है। फिर एक शब्द आता है इसमें, वन आवरण। अगला शब्द लिखते हैं हम, वन आवरण। वन आवरण, वन आवरण क्या होता है? ऐसा क्षेत्र जो वास्तविक रूप से क्या है? वनों से ढका हुआ है। वनों से क्या है? ढका हुआ है। उसे अपने क्या बोल देते हैं? वन आवरण बोल देते हैं। तो लिखेंगे वास्तविक रूप से वनों से ढका क्षेत्र, वास्तविक रूप से वनों से ढका क्षेत्र वन आवरण कहलाता है। और वन आवरण का अनुमान या क्षेत्र का किस आधार पे पता लगाया जाता है? तो उपग्रह सर्वेक्षण के द्वारा इसका पता लगाया जाता है। उपग्रह क्या होते हैं पता है आप लोगों को? विज्ञान वाली क्लास लगा रहे हो आप? पढ़ ही रहे हो आप? कभी पीएसएल भी पढ़ते हो, है ना? पीएसएल भी क्या है?
कोई रॉकेट है क्या? लॉन्चर व्हीकल है? ठीक है। तो उपग्रह क्या होते हैं? उपग्रह दो प्रकार के होते हैं। एक तो प्राकृतिक उपग्रह होता है, एक कृत्रिम उपग्रह होता है। पृथ्वी का एक ही प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा। और इसके अलावा जितने भी उपग्रह वो सारे के सारे क्या है? कृत्रिम है, जिसमें अलग अलग देशों के हैं। कोई यूएसए का है, कोई रूस का है, कोई चीन का है, कोई जापान का है, कोई भारत का है। इस प्रकार से है ना। तो हम लिख देते हैं इसी के अंदर वन आवरण को, वन आवरण को भारत में उपग्रह सर्वेक्षण के आधार पर, उपग्रह सर्वेक्षण के आधार पर निर्धारित किया जाता है। उपग्रह सर्वेक्षण के आधार पर निर्धारित किया जाता है। अब अगली बात आती है उपग्रह सर्वेक्षण की। तो लिखो उपग्रह सर्वेक्षण। लिखो उपग्रह सर्वेक्षण। तो राष्ट्रीय सर्वेक्षण विभाग देहरादून है। राष्ट्रीय सर्वेक्षण विभाग कहां पर है? देहरादून के अंदर। 1986 में इसकी एक प्रकार से स्थापना होती है और यहां से प्रत्येक 2 साल के अंतराल पर एक सर्वेक्षण किया जाता है और उस सर्वेक्षण की क्या की जाती है? रिपोर्ट तैयार की जाती है। तो लिख देते हैं हम कि राष्ट्रीय सर्वेक्षण विभाग देहरादून राष्ट्रीय सर्वेक्षण विभाग देहरादून द्वारा प्रति 2 वर्ष के अंतराल पर, प्रति 2 वर्ष के अंतराल पर वन रिपोर्ट जारी की जाती है, या हम ऐसे कह सकते हैं कि सर्वेक्षण किया जाता है प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल पर। प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल पर सर्वेक्षण किया जाता है या रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। राष्ट्रीय सर्वेक्षण विभाग देहरादून है, इसने जो पहली रिपोर्ट जारी की थी वो 1987 में जारी की थी। तो लिखते हैं प्रथम रिपोर्ट का प्रकाशन, प्रथम रिपोर्ट का प्रकाशन कब किया गया था? 1987 में। 1987 के 2 साल बाद 1989 के अंदर, फिर 91 के अंदर, फिर 93 के अंदर, 95, 97, 99, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 नहीं
15 के, हाँ 15 के बाद में 17, फिर 19, फिर 21, फिर 23। 23 वाली नहीं आई अभी तक, 23 वाली लेट चल रही है। 24 हो गया, वो नहीं आई। बाकी सारी रिपोर्टें अपने टाइम पर आ चुकी है। प्रत्येक 2 साल के अंतराल पे ये आती है। तो लिख सकते हैं 1987 के बाद में क्या, प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल पे। एक ही बात हम इसमें ध्यान रखें, अब वनों का सर्वेक्षण किया कब जाता है? सर्वेक्षण तो सैटेलाइट के द्वारा किया जाएगा, और सैटेलाइट है वो अंतरिक्ष से वनों को मापेंगे भी, कितने क्षेत्रफल पे वन है, वनों की संख्या में कमी हुई है या वनों की संख्या में वृद्धि हुई है। तो बादल भी तो आते हैं बीच में, जब बीच में बादल आ जाएंगे तो क्या सर्वेक्षण सही हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। कुछ सर्वेक्षण है वो वायु विधि के द्वारा भी होते हैं। वायु विधि का मतलब है एक बड़ा सा गुब्बारा लेते हैं, उसके नीचे एक ट्रॉली सी बना देते हैं, उस गुब्बारे के अंदर छोटी सी आग जला देते हैं, वो गुब्बारा उड़ता रहता है। कई विधियां होती है। तो ये सारे जो काम किए जाते हैं वो साफ मौसम के अंदर किए जाते हैं, न तो ज्यादा तेज हवा चलती हो, न ज्यादा आसमान में बादल हो। तो ऐसा मौसम कब होता है भारत में? जब बरसात ने वो आंधी भी नहीं आए, कोई चक्रवात भी ज्यादा मात्रा में नहीं आए, मौसम साफ रहे। अब आने वाला मौसम क्या होगा? साफ होगा क्या? तो लिख दीजिए, भारत में वनों का सर्वेक्षण भारत में वनों का सर्वेक्षण करने के लिए उपग्रहों हेतु उपयुक्त समय अक्टूबर से दिसंबर माह के मध्य होता है। अक्टूबर से दिसंबर माह के मध्य होता है। अब जो ये लाइन लिखी हुई है ना इस बोर्ड के ऊपर, जितनी भी लाइन लिखी हुई है, अगर बाई चांस मान लो इस एक लाइन से इससे भी प्रश्न आया हुआ है, ये जो लाइनें लिखी हुई इन सारी लाइनों से प्रश्न आ चुके हैं। ऐसी कोई भी इसमें लाइन नहीं लिखी हुई जहां से प्रश्न आज तक पेपर में आया नहीं। सारी की सारी लाइनें पेपर में आई। टोटल जितने एक एक जो शब्द लिखा है ना, ये सारे के सारे पुराने पेपर उठा के देख लेना, उनमें मिल जाएंगे। ऐसे के ऐसे ही मिल जाएगी। उसमें अक्टूबर से दिसंबर है तो अक्टूबर से दिसंबर ही मिलेगा प्रश्न के अंदर, एक ऑप्शन के अंदर अक्टूबर से दिसंबर। पहली रिपोर्ट का प्रकाशन 1987 तो ये मिलेगा। राष्ट्रीय सर्वेक्षण विभाग कहाँ है? देहरादून के अंदर। ये भी आया हुआ है प्रश्न, कब स्थापित हुआ है ये भी आया हुआ है। सारे के सारे प्रश्न है जो आए हुए हैं अपने पेपर में। आगे जो और पढ़ेंगे वो भी आए हुए हैं, जो नहीं आए हैं वो आ जाएंगे। अब अपने बात करते हैं कि भारत में पहली वन नीति कब लागू की गई थी? तो 1894 में पहली वन नीति कब लागू की गई? 1894 के अंदर लागू की गई। 1894 में भारत आजाद था क्या? आजाद नहीं था। किसके अधिकार में था उस समय भारत? अंग्रेजों के अधिकार में था। तो अंग्रेजों ने वन नीति क्यों बनाई हुई? अंग्रेजों को क्या जरूरत पड़ गई वन नीति बनाने की?
क्योंकि अंग्रेज वनों से भी क्या कमाते थे, पैसे कमाते थे, आर्थिक लाभ था वनों से। हिमालय के क्षेत्र में, प्रायद्वीपीय भारत के क्षेत्र में जो वन पाए जाते थे, वो भवन निर्माण के अंदर, रेलगाड़ी के डिब्बे बनाने के अंदर, रेल की पटरियों के नीचे, आजकल तो ग्रिट की आने लग गई, पहले वहां भी लकड़ी लगी होती थी, तो उस सारे काम के अंदर, और फर्नीचर का सामान ब्रिटेन के अंदर भेजने के लिए यहाँ से अच्छी लकड़ी है वो भेजी जाती थी। इसलिए उन्होंने नियम बना दिए कि पेड़ पौधे ऐसे नहीं काट सकते, सरकार की इजाजत से काटे जाएंगे, या सरकार चाहेगी उस क्षेत्र से कटवाएंगे। ऐसे कुछ नियम इन्होंने बनाए थे। जो नियम बनाए थे वो अंग्रेजों ने अपने लाभ के लिए ही बनाए थे। ठीक है, तो पहली नीति कब लागू होगी भारत में? 1894 के अंदर अंग्रेजों के द्वारा इसे लागू किया गया था। अगली नीति लिखते हैं इसके बाद, भारत की दूसरी वन नीति। भारत की दूसरी वन नीति, भारत की दूसरी वन नीति 1952 के अंदर लागू, 1952 में लागू हुई। अब 1952 में अगर कोई नीति लागू हुई है तो इस समय भारत आजाद हो गया क्या? तो लिख सकते हैं ये स्वतंत्र भारत की प्रथम वन नीति थी। स्वतंत्र भारत की प्रथम वन नीति, आजादी के बाद की तो ये पहली है। फिर हम नोट करते हैं भारत की तीसरी वन नीति। भारत की भारत की तीसरी वन नीति 1988, जो स्वतंत्र भारत की कौन सी हो गई? दूसरी। स्वतंत्र भारत की दूसरी वन नीति, स्वतंत्र भारत की दूसरी वन नीति। अब जो पहली स्वतंत्र भारत की पहली वन नीति है वो कब लागू हुई है? 1952 में। इस 1952 वाली नीति के अंदर कुछ नियम बनाए गए, जिसमें एक बात तो उन्होंने कही कि कोई भी राज्य है, कोई भी जिला है, या पूरा देश है, उसके 33% भाग पर वन होने चाहिए। एक तो ये बात की। फिर उन्होंने कहा कि अगर कोई क्षेत्र पर्वतीय है, कोई राज्य पर्वतीय है, तो उस पर्वतीय क्षेत्र के या उस राज्य के 65% भाग पर क्या होने चाहिए? वन होने चाहिए। पर्वतीय क्षेत्र है, खेती ज्यादा मात्रा में नहीं हो सकती, तो वहां पर क्या लगा दीजिए? वन लगा दीजिए। तीसरी बात इन्होंने कही कि कुछ राज्य ऐसे भी होंगे जहां पर्वत नहीं होंगे, पठार नहीं होंगे, वहां मैदान होंगे, तो मैदानों के अंदर खेती ज्यादा होगी, तो वहां पर इन्होंने कहा कि लगभग 20 से 25% भाग पर क्या होने चाहिए? वन होने चाहिए। जहां मैदानों में वन कम होंगे तो ऐसे पहाड़ों के अंदर वन क्या हो जाएंगे? ज्यादा हो जाएंगे, तो कुल मिलाकर के औसत वो 33% की आ जाएगी। इस प्रकार से 1952 के अंदर कुछ नियम बनाए गए। तो लिखते हैं वन नीति 1952। वन नीति 1952।
वन नीति 1952 की अगर बात करें, इस प्रकार से हम इसमें तीन बातें लिख देते हैं। किसी भी राज्य के कुल क्षेत्र के 33% भाग पर वन अनिवार्य। ठीक है, दूसरी बात लिखिए, पर्वतीय क्षेत्र के पर्वतीय क्षेत्र के 65% भाग पर वन अनिवार्य। एक बात लिख देते हैं, मैदानी क्षेत्र के 20 से 25% भाग पर वन अनिवार्य। इसके बाद में जो वन नीति है 1988 की है, इसमें थोड़ा सा अलग बात इन्होंने कह दी। ज्यादा कोई अंतर नहीं किया 1988 के अंदर, सिर्फ इतनी बात कही कि जो मैदानी क्षेत्र है उसके तो कम से कम 20% पे, और जो पर्वतीय क्षेत्र है उसके कम से कम 60% भाग पे क्या होने चाहिए, वन होने चाहिए। तो लिख दीजिए वन नीति 1988। वन नीति 1988। इसमें दो ही बातें नोट करेंगे हम। एक तो लिख दीजिए, मैदानी क्षेत्र के कम से कम 20% भाग पर वन अनिवार्य। और पर्वतीय क्षेत्र के या पर्वतीय क्षेत्र पर कम से कम 60% भाग पर वन अनिवार्य। अगली बात हम करते हैं इसके बाद, तो प्राकृतिक वनस्पति को कौन कौन से कारक है वो प्रभावित करते हैं। देखिए,
प्राकृतिक वनस्पति को प्रभावित करने वाले कारक, ये कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो प्राकृतिक वनस्पति वनस्पति को प्रभावित कर सकते हैं? क्या वर्षा प्रभावित करती है? तापमान, पर्वत, पठार, मैदान यानी कि उच्चावच, ये भी प्रभावित करते हैं। मिट्टी प्रभावित करती है और मानवीय क्रियाकलाप ये भी प्रभावित करते हैं। तापमान कैसे प्रभावित करता है? क्योंकि प्रत्येक वनस्पति के लिए अलग अलग तापमान की आवश्यकता होती है। क्या जो वनस्पति जम्मू कश्मीर में उगती है, क्या उस वनस्पति को भूमध्य रेखा के पास में उगाया जा सकता है? नहीं उगाया जा सकता, क्योंकि वहां और वहां के तापमान में क्या पाया जाता है? अंतर पाया जाता है। अब जैसे मैंग्रोव वनस्पति है, वो तो पानी में ही होती है। अगर उतना पानी है वो खेजड़ी के जड़ों के अंदर भर जाएगा तो खेजड़ी है वो नष्ट हो जाएगी। तो वर्षा भी एक कारक है जो प्राकृतिक वनस्पति को क्या करता है? प्रभावित करता है। फिर अपनी बात करें उच्चावच की, तो क्या जो पेड़ पर्वतों के ऊपर पाए जाते हैं वो मैदानों में लगाए जा सकते हैं? तो नहीं लगाए जा सकते। अगर हम लगा भी लेंगे तो वो उतने विकसित नहीं हो पाएंगे। अगर विकसित करेंगे तो फिर वो प्राकृतिक वनस्पति नहीं रहेगी, क्योंकि उसमें मानव क्या कर रहा है? हस्तक्षेप कर रहा है। जैसे आपने देखा होगा कि अपने क्षेत्र के अंदर आजकल घरों के बाहर अशोक के पेड़ लगा रहे हैं कुछ लोग। लगा रखा है क्या किसी ने अशोक का पेड़? किसने लगा रखा है? अशोक का या अर्जुन का? अर्जुन का पेड़ लगा रखा होगा किसी ने, है ना? या कोई और भी पेड़ लगा रखे होंगे इसके अलावा। तो ये हमारे क्षेत्र में होने वाले पेड़ थोड़ी है। इनमें 5 दिन पानी मत डालो, देख लेना ये रहेंगे क्या? खत्म हो जाएगा पौधा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि वो इस जलवायु का पौधा है ही नहीं, तो वो प्राकृतिक वनस्पति की श्रेणी में नहीं आ रहा है। उच्चावच उसे क्या करता है? प्रभावित करता है। मृदा, जो पौधा पर्वतीय मृदा के अंदर होता है वो मृदा मरुस्थलीय जो मृदा है उसके अंदर वो पौधा नहीं हो सकता। आप कहो कि हम तो क्या है कि जो सफेदे के पेड़ है वो जाके मरुस्थल में घरों पे लगाएंगे, नारियल के पेड़ लगाएंगे, तो वहां पर एक नंबर तो लगेंगे नहीं। अगर हमने किसी भी प्रकार से लगा दिया तो फिर वो प्राकृतिक वनस्पति की श्रेणी में नहीं आएगा। तो मृदा भी क्या करती है? प्रभावित करती है। और मानवीय क्रियाकलाप तो बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं। अगर मानव सकारात्मक नजरिए के तहत विकास कर रहा है, काम कर रहा है, तो प्राकृतिक वनस्पति के अंदर क्या होगा? विकास होगा। और अगर मानव अपने आर्थिक उद्देश्य के हिसाब से काम कर रहा है तो प्राकृतिक वनस्पति को क्या होगी? हानि होगी। होगी कि नहीं होगी? तो ये सोच के लगा रहे हैं खेत के अंदर की ठीक है, जब खेत में काम करेंगे ना तब छाया के अंदर बैठेंगे तो प्राकृतिक वनस्पति वनों का विस्तार होगा। अगर ये सोच रहे हैं कि ठीक है ये बड़ा सा पेड़ है, इसको बेच करके ना मैं मोटरसाइकिल लेके आऊंगा, तो उससे क्या है? प्राकृतिक वनस्पति को क्या होगा? नुकसान होगा। तो मानवीय क्रियाकलाप दोनों ही रूप से सकारात्मक और नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। तो लिखते हैं प्राकृतिक वनस्पति को प्रभावित करने वाले कारक। एक तो लिख देते हैं तापमान, एक लिख देते हैं वर्षा, एक लिख देते हैं उच्चावच। उच्चावच का मतलब है पर्वत, पठार, मैदान ये या मरुस्थल ये हो गए। मृदा, मिट्टी भी क्या करती है? प्रभावित करती है। और मानवीय क्रियाकलाप भी प्राकृतिक वनस्पति को प्रभावित करते हैं। मानवीय क्रियाकलाप, टाइम तो नहीं हुआ ना अभी? क्या हो गया? कितने मिनट पड़े? 15 पड़े? ठीक है।
तो लिखो प्राकृतिक वनस्पति के प्रकार। ये लिख लिए ना नाम सभी ने? तापमान, वर्षा, उच्चावच मृदा और मानवीय क्रियाकलाप। अगली हेडिंग लगा दीजिए प्राकृतिक वनस्पति के प्रकार। प्राकृतिक वनस्पति के प्रकार। प्राकृतिक वनस्पति के प्रकार। प्राकृतिक वनस्पति को हम सामान्यतः 6 भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन से हैं 6 भाग? तो हम इस प्रकार से एक टेबल ही बना लेते हैं इसके साथ। सबसे पहले हम नोट करते हैं सदाबहार वन। दूसरा होता है अर्ध सदाबहार वन। पहला है सदाबहार वन, ऐसे वन जो हमेशा हरे भरे रहते हैं। दूसरे हैं अर्ध सदाबहार वन, जहां इन वनों के मुकाबले थोड़ी कम वर्षा होती है, वो अर्ध सदाबहार वन की श्रेणी में आते हैं। तीसरे होते हैं मानसूनी वन। एक होते हैं कंटीले वन, एक होते हैं पर्वतीय वन, और एक होता है अपने जिसे बोलते हैं ज्वारीय वन बोल देते हैं, जो दलदल वाले क्षेत्रों के अंदर पाए जाते हैं। तो एक लिख देते हैं ज्वारीय, ज्वारीय वन। आगे शुरू करें। एक नंबर पे लिखो सदाबहार वन। सदाबहार वन। सदाबहार वन। देखो सदाबहार वन की विशेषता क्या होती है। सदाबहार वन के अंदर एक बात तो हमें ध्यान रखनी है कि जिन क्षेत्रों के अंदर वर्षा 200 सेमी से ज्यादा होती है, वहां सदाबहार वन पाए जाते हैं। दूसरी बात कि जब वर्षा ज्यादा होगी तो पेड़ पौधों की मात्रा भी क्या होगी? ज्यादा होगी। पेड़ पौधों की मात्रा ज्यादा होगी, पास पास पेड़ उगेंगे, तब प्रकाश को पाने के लिए क्या है, वो एक दूसरे से कंपटीशन करते हुए ऊपर बढ़ेंगे, प्रतिस्पर्धा करते हुए ऊपर बढ़ेंगे, जिसलिए इन वृक्षों की लंबाई है वो अधिक होती है, लगभग 60 मीटर के आसपास। औसत लंबाई कितनी होती है? 60 मीटर। 60 इंटू 3 180 फीट के आसपास। 150, 180, 200 फीट तक इनकी क्या होती है? वृक्षों की लंबाई होती है। तीसरी विशेषता कि एक ही प्रजाति के पेड़ नहीं पाए जाते इसमें,
अलग अलग प्रजाति के पेड़ पाए जाते हैं, बीच में कोई बेल होती है, बीच में कोई वृक्ष होता है, अलग अलग प्रजाति के वृक्ष होते हैं जिनके पत्ते गिराने का समय भी क्या होता है, अलग अलग होता है। इसलिए इस प्रकार के जो वन होते हैं वो पेड़ पौधे एक साथ पत्ते नहीं गिराते, अलग अलग समय में पत्ते गिराते हैं, इसलिए देखने में ऐसे लगते हैं कि हमेशा क्या रहते हैं, ये हरे भरे रहते हैं। तो कुछ पत्ते गिराते हैं तो कुछ बीच बीच में क्या होते हैं, हरे होते हैं, तो ऐसे लगते हैं कि सदाबहार है, पत्तियां गिराते ही नहीं है। लेकिन वास्तविकता क्या है, पत्तियां गिराते तो है लेकिन अलग अलग समय पर पत्तियां ये गिराते हैं। पाए कहाँ जाते हैं, तो एक तो पश्चिमी घाट पे ज्यादा वर्षा होती है जो केरल कर्नाटक वाला तट है, एक अंडमान निकोबार द्वीप समूह में वर्षा ज्यादा होती है भारत में, और एक जो उत्तरी पूर्वी जो राज्य है अपने मेघालय के आसपास वाला जो एरिया है उसमें इस प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं। तो लिख लेते हैं, वर्षा की अपने बात करते हैं। सबसे पहले वर्षा कितनी होनी चाहिए, 200 सेमी से अधिक। तापमान होना चाहिए 20 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक। वृक्षों की लंबाई कितनी होती है, कितनी, 60 सेंटीमीटर क्या, 60 मीटर। अगली बात लिख देते हैं इसमें, इन वनों में विभिन्न प्रकार की वनस्पति प्रजातियां एक साथ पाई जाती है, जिनके पतझड़ का समय अलग अलग होता है, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि ये हमेशा हरे भरे रहते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, इसलिए इन्हें सदाबहार वन कहा जाता है। विस्तार कहाँ कहाँ पाया जाता है इनका, तो पश्चिमी घाट, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कौन सी है, श्री विजयपुरम, और एक इसमें क्या लिखने, उत्तरी पूर्वी राज्य। उत्तरी पूर्वी राज्य।
प्रमुख वृक्षों की बात कर लेते हैं। एबोनी, महोगनी, आयरनवुड, नारियल, ताड़, बांस, रोजवुड, सिनकोना और रबड़। लास्ट लिख लेते हैं क्षेत्रफल। क्षेत्रफल इनका है 45 लाख हेक्टेयर।